स्वागत है दोस्तों आपका अपने YouTube चैनल ऑल टाइप कंटेंट में। आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं जो सिर्फ इम्पोर्टेंट नहीं बल्कि बहुत ज्ञानवर्धक है। इस वीडियो को ध्यान से देखना क्योंकि इस वीडियो के साथ जानकारी और गहरी होती जाएगी। अगर मैं अचानक से पूछूं कि भाप के इंजन यानी स्टीम इंजन का आविष्कार किसने किया, तो ज्यादातर लोग तुरंत कहेंगे जेम्स वॉट। हाँ बिल्कुल, ज्यादातर लोग यही जवाब देंगे। पर अगर यूपी पुलिस 2026 के एग्जाम में यही जवाब लिखकर आए तो मार्क्स कटने तय हैं। आज मेरे सामने एक ऐसी रिपोर्ट, एक ऐसा मास्टर ब्लूप्रिंट रखा है जिसमें 15,000 से ज्यादा प्रश्नों का निचोड़ है। और जब मैंने इस डेटा को ध्यान से पढ़ना शुरू किया तो मुझे समझ आया कि ये सिर्फ क्वेश्चंस की लिस्ट नहीं है। सही कहा, ये ह्यूमन हिस्ट्री की एक बहुत ही इंटेंस सर्वाइवल गाइड है। एक ऐसी कहानी जिसमें हर आविष्कार के पीछे एक जरूरत थी या फिर एक बहुत बड़ा खतरा। और इस डॉक्यूमेंट को सिर्फ ऊपर से पढ़ लेना एक बहुत बड़ी गलती होगी। एग्जैक्टली। मैं पिछले कुछ घंटों से इस डेटा के पैटर्न्स को एनालाइज कर रही हूँ और जो चीज सामने आ रही है वो सच में हैरान करने वाली है। ये सिर्फ फैक्ट्स नहीं है, देखो, ये बता रहा है कि कैसे इंसान ने अपनी लिमिटेशंस को लगातार तोड़ा है। सीवी रमन से लेकर एपीजे अब्दुल कलाम तक की जो ये पूरी टाइमलाइन इसमें दी गई है उसमें एक बहुत क्लियर लॉजिक दिखता है। हाँ, और वो लॉजिक है कि हर एक नई टेक्नोलॉजी ने पुरानी टेक्नोलॉजी की किसी बहुत बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व किया है। तो चलो इस ब्लूप्रिंट की बिल्कुल शुरुआत से इसको डिकोड करते हैं। ट्रांसपोर्टेशन रेवोल्यूशन। बिल्कुल, क्योंकि इंसान हमेशा से एक जगह बंद कर नहीं रहना चाहता था। पर चलने की एक स्पीड लिमिट थी, है ना। इस डॉक्यूमेंट में सबसे पहला मेजर टर्निंग पॉइंट मेसोपोटामिया में पहिए का आविष्कार दिखाया गया है। एक गोल लकड़ी का टुकड़ा जिसने घर्षण को हरा दिया। हाँ, फ्रिक्शन को खत्म कर दिया। रुको एक सेकंड, जरा इस डेटा को ध्यान से देखो। मुझे यहाँ एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन दिख रहा है। एक जगह लिखा है स्टीम इंजन जॉर्ज स्टीफनसन ने बनाया और दूसरी जगह रिवीजन नोट्स में जेम्स वॉट का नाम है। दोनों बातें एक साथ सच कैसे हो सकती हैं? अरे ये कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, ये वो ट्रैप है जहां अक्सर लोग एग्जाम में फंस जाते हैं। ध्यान से सुनो, इसका मैकेनिज्म क्या था। जेम्स वॉट ने पहला स्टीम इंजन नहीं बनाया था। अच्छा, तो फिर किसने बनाया? उन्होंने पहले से मौजूद एक न्यू कॉमन इंजन में एक अलग कंडेंसर जोड़कर उसको एफिशिएंट बनाया था। पर वॉट का जो इंजन था ना, वो एक जगह रुका रहता था। वो फैक्ट्रीज और कारखानों के अंदर हैवी मशीनरी चलाने के काम आता था। हाँ, मतलब वो पानी उबलता था और भाप का प्रेशर बनाता था और पिस्टन को ऊपर नीचे धकेलता था। हाँ, पर जॉर्ज स्टीफनसन ने क्या किया? उन्होंने उस स्टेशनरी एनर्जी को पहिए पर फिट कर दिया। स्टीफनसन ने रेलवे लोकोमोटिव बनाया, यानी वो स्टीम इंजन जो पटरियों पर दौड़ता था। एक ने पावर दी, दूसरे ने उस पावर को मोबिलिटी दी। क्या बात है! तो एक फैक्ट्री के अंदर बंद था और दूसरे ने उसको दुनिया भर में दौड़ा दिया। ये डिफरेंस सच में बहुत क्रूशियल है। और इसके बाद आता है कार्ल बेंज और उनकी पेट्रोल कार, जिसने घोड़ा गाड़ी का कॉन्सेप्ट ही खत्म कर दिया। इंटरनल कंबशन इंजन का युग। हाँ, पर इस शब्द का असल मतलब क्या है? देखो, एक लोहे के छोटे से बॉक्स के अंदर फ्यूल और हवा को मिलाना और एक कंट्रोल्ड ब्लास्ट करना। उस ब्लास्ट की ताकत से गाड़ी को आगे बढ़ाना, ये अपने आप में आग से खेलने जैसा था। उन्होंने एरोडायनामिक्स का यूज किया। हवा के प्रेशर को पंखों के ऊपर और नीचे इस तरह से डिवाइड किया कि एक भारी भरकम मेटल की मशीन हवा में तैरने लगी। पर इस डॉक्यूमेंट में ब्रुकेट के हेलीकॉप्टर का भी जिक्र है और इन दोनों में एक बहुत फंडामेंटल फर्क है ना? हाँ बिल्कुल, एयरप्लेन को उड़ने के लिए एक लंबा रनवे चाहिए, उसे स्पीड बनानी पड़ती है। पर हेलीकॉप्टर, उसके रोटर ब्लेड सीधे ऊपर की तरफ लिफ्ट पैदा करते हैं। इसने इंसान को किसी भी दुर्गम जगह पर वर्टिकल लैंडिंग करने की ताकत दी। ग्रेविटी को सीधे तौर पर चैलेंज करना। सही कहा। पर एक मिनट, अगर हम इन सब को कनेक्ट करें तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम नजर आती है। जब ट्रेन्स और प्लेन्स बन गए तो लोग बहुत तेजी से ट्रैवल करने लगे। पर अगर एक इंसान ट्रेन से 2 दिन दूर किसी गांव में जा रहा है और पीछे से कोई अर्जेंट खबर भेजनी है, तो वो खबर ट्रेन से ज्यादा तेज कैसे जाएगी? यहीं पर तो कम्युनिकेशन का महाजाल शुरू होता है। अलेक्जेंडर ग्रेहम बेल ने 1876 में टेलीफोन बनाया। यानी हमारी आवाज जो हवा में वाइब्रेशन पैदा करती है, उसे इलेक्ट्रिक सिग्नल्स में कन्वर्ट किया और तारों के जरिए हजारों किलोमीटर दूर भेजकर वापस आवाज में बदल दिया। ये कितना माइंड बॉगलिंग है। और इस टाइमलाइन में 1876 के ठीक 18 साल बाद 1894 का साल आता है। गुग्लियल्मो मार्कोनी ने रेडियो का आविष्कार किया।
ये वो वक्त था जब दुनिया सच में एक छोटी जगह बनने लगी थी। मार्कोनी ने तारों की जरूरत को ही खत्म कर दिया था ना। एग्जैक्टली। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का इस्तेमाल करके हवा के जरिए डाटा भेजना शुरू हुआ। और फिर जेएल बेयर्ड आए, जिन्होंने टेलीविजन बनाया। अब सिर्फ आवाज नहीं बल्कि चलती हुई तस्वीरें भी उन्हीं वेव्स पर बैठकर दुनिया भर में घूमने लगीं। पर इन सब में जिस चीज ने मुझे सबसे ज्यादा प्रोवोक किया वो है ऑप्टिकल फाइबर। इसकी वर्किंग को जब मैं विजुलाइज करता हूं तो ये मुझे शीशों के एक ऐसे रास्ते की तरह लगता है जहां रोशनी एक बार अंदर तो चली जाती है पर बाहर निकलने का रास्ता भूल जाती है। हॉल ऑफ मिरर की तरह। यह एनालॉजी बिल्कुल परफेक्ट है। डेटा रोशनी की फॉर्म में लगातार आगे ही आगे बढ़ता रहता है। हाँ, पर ये काम कैसे करता है अंदर से? देखो, ऑप्टिकल फाइबर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की थ्योरी पर काम करता है। होता क्या है कि जब लाइट की बीम किसी कांच या प्लास्टिक के बेहद पतले धागे के अंदर एक स्पेसिफिक एंगल पे एंटर करती है तो वो बाहर निकलने के बजाय उस धागे के अंदरूनी दीवार से टकराकर वापस अंदर ही रिफ्लेक्ट हो जाती है। वो मतलब जिगजैग मोशन में लगातार आगे बढ़ती है। हाँ, ये लगातार होता रहता है। इसका नतीजा ये होता है कि डेटा बिना किसी एनर्जी लॉस के लाइट की स्पीड से ट्रैवल करता है। आज हम जो भी इंटरनेट यूज कर रहे हैं वो सब इसी शीशों के रास्ते से होकर गुजर रहा है। ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन ने दुनिया को कनेक्ट तो कर दिया, पर इस कनेक्शन के साथ पावर और डर दोनों बढ़ गए। यहाँ आकर ये ब्लूप्रिंट एक बहुत ही डार्क टर्न लेता है। डिफेंस, एनर्जी और मेडिकल साइंसेज का सेक्शन। ये सच में बहुत इंटेंस हिस्सा है। एक तरफ सैमुअल कोल्ट हैं जिन्होंने रिवॉल्वर बनाया, एक ऐसा मैकेनिज्म जिसमें सिलेंडर घूमता है और एक के बाद एक कई गोलियां दागी जा सकती हैं। और फिर सैमुअल कोहेन का न्यूट्रॉन बॉम्ब। ये बॉम्ब सच में बहुत अजीब है। क्यों? इसमें अजीब क्या है? ये बिल्डिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर को डैमेज नहीं करता। ये सीधे बायोलॉजिकल लाइफ यानी इंसानों और जानदार चीजों को रेडिएशन से खत्म करने के लिए डिजाइन किया गया था। और फिर अली जवान का पहला गैस लेजर और 1964 में इंडिया में लेजर टेक्नोलॉजी की शुरुआत। लेजर का तो पूरा नाम ही इसकी ताकत बताता है। लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिम्युलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। नॉर्मल लाइट हर दिशा में फैलती है, पर लेजर में लाइट के पार्टिकल्स एक ही लाइन में मार्च करते हैं, बिल्कुल एक डिसिप्लिन्ड आर्मी की तरह। इसीलिए उसमें स्टील को काटने की ताकत आ जाती है। लेकिन देखो, इस डिस्ट्रक्टिव फेज के बीच एक बहुत बड़ा पैराडॉक्स है, एक अजीब सा विरोधाभास। अल्फ्रेड नोबेल के केस को देखो। 1867 में उन्होंने डायनामाइट बनाया था। उनका मकसद क्या था? पहाड़ों को तोड़ना, टनल्स बनाना और रेलवे ट्रैक्स के लिए रास्ता साफ करना। एग्जैक्टली। उन्होंने बेहद अनस्टेबल नाइट्रोग्लिसरीन को मिट्टी के साथ मिलाकर स्टेबल किया था ताकि कंस्ट्रक्शन वर्कर्स उसको सेफली यूज कर सकें। लेकिन इंसानों ने उसका क्या किया? उसे युद्ध और तबाही का हथियार बना दिया। ये सच में एक ट्रेजेडी है। और बिल्कुल उसी वक्त साइंस का एक दूसरा हिस्सा लोगों को बचाने के लिए डेस्परेट था। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को ही ले लीजिए। 1928 में उन्होंने पेनिसिलिन की खोज की। वो तो एक एक्सीडेंट था ना। मैं पढ़ रहा था कि वो लेबोरेटरी में पेट्री डिश खुली छोड़कर छुट्टियों पर चले गए थे। हाँ, और जब वापस आए तो देखा कि उस डिश में एक फंगस उगाया है जिसने आसपास के सारे बैक्टीरिया को मार दिया था। उस फंगस ने बेसिकली बैक्टीरिया की सेल वॉल यानी उसकी बाहरी दीवार को बनाने से रोक दिया था। और इस एक एक्सीडेंट ने आगे चलकर करोड़ों लोगों की जान बचाई। सही कहा। फिर विल्हेम कॉनराड ब्रॉन्चन ने 1895 में एक्सरे ढूंढा। सोचो, उस वक्त ये कितना जादुई लगा होगा, बिना बॉडी को काटे किसी इंसान के अंदर की हड्डियां देखना। हैरान करने वाला। और कार्ल लैंडस्टीनर ने ब्लड ग्रुप्स डिस्कवर किए, जिसके बाद किसी को भी दूसरे का खून चढ़ाना एक सेफ मेडिकल प्रोसीजर बन गया। और जोनस साल्क का पोलियो वैक्सीन उन्होंने एक मरे हुए वायरस को बॉडी में डाला ताकि हमारा इम्यून सिस्टम उसको पहचाने और उससे लड़ने की प्रैक्टिस कर सके, बिना असल बीमारी का शिकार हुए। पर इन बड़े मिरेकल्स के बीच एक बहुत छोटी सी चीज है जिसने पूरी मेडिकल लाइन का नजरिया बदल दिया। फ़ारेनहाइट का बनाया हुआ डॉक्टरी थर्मोमीटर। हाँ, ये देखने में कितनी सिंपल सी बात लगती है। कांच की नली के अंदर पारा यानी मर्क्यूरी। जैसे ही बॉडी की हीट मिलती है वो मर्क्यूरी फैलता है और ऊपर चढ़ता है। लेकिन इसने क्या किया? इसने बुखार को एक एब्स्ट्रैक्ट फीलिंग से निकालकर एक प्रिसाइज नंबर में बदल दिया। आपको फीवर ज्यादा नहीं है, आपको एग्जैक्टली 102 डिग्री फीवर है। ये प्रिसिजन बहुत जरूरी थी। और प्रिसिजन और डेटा की जब बात आती है
तो इस ब्लूप्रिंट का एक हिस्सा मुझे सच में बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है। ऐसा क्या है उसमें? यहाँ कुछ ऐसी नायिकाएं हैं जिनका साइंटिफिक कंट्रीब्यूशन फाउंडेशनल है, पर उन्हें वो स्पॉटलाइट नहीं मिला जो उन्हें मिलना चाहिए था। और एग्जाम्स आजकल इन्हीं अनसुनी फाउंडेशनल क्वेश्चंस पर सबसे ज्यादा फोकस कर रहे हैं। रोजलिन फ्रैंकलिन को ही देखो। हाँ, जब भी डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल आता है तो बस वॉटसन और क्रिक का नाम लिया जाता है ना? पर वो स्पाइरल सीडी वाला स्ट्रक्चर सबसे पहले रोजलिन फ्रैंकलिन ने अपनी एडवांस्ड एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी से कैप्चर किया था। उनकी उस फोटो के बिना डीएनए की समझ अधूरी थी। मरी क्यूरी का नाम तो यूनिवर्सली नोन है। फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में नोबेल जीतने वाली अकेली महिला। रेडियो एक्टिविटी, रेडियम और पोलोनियम, ऐसे एलिमेंट्स जो लगातार एनर्जी निकालते हैं। पर रुको, इस पेज के बॉटम लेफ्ट में जो डिटेल है उसे देखकर मैं सच में आश्चर्यचकित हूँ। डॉक्टर शर्ली जैक्सन की बात कर रहे हो ना? हाँ, मतलब हम हर दिन कॉलर आईडी देखते हैं, टचटोन फोन्स यूज करते हैं, ऑप्टिकल फाइबर का नेटवर्क यूज करते हैं। इन सबके पीछे की थियोरेटिकल फिजिक्स का बेस डॉक्टर शर्ली जैक्सन की रिसर्च से आया है। ये हमें कभी बताया ही नहीं गया। यही मैं कह रही हूँ कि ये नॉलेज का असली ब्लूप्रिंट है। डॉक्टर जैक्सन की रिसर्च के बिना आज का पोर्टेबल फैक्स और एडवांस्ड टेलीकम्युनिकेशन एग्जिस्ट ही नहीं करता। एक और एग्जाम्पल देखो, मारिया टेल्किस। इन्होंने क्या किया था? 1947 का साल, जब पूरी दुनिया कोयला और तेल जलाने में लगी थी। उस वक्त उन्होंने दुनिया का पहला 100% सोलर एनर्जी से चलने वाला घर बनाया था। उन्होंने सूरज की गर्मी को कैप्चर करके उसे केमिकल सॉल्ट्स के जरिए स्टोर करने का मैकेनिज्म बनाया था। वाह, इन लोगों का काम मॉडर्न दुनिया को चलाने का इनविजिबल इंजन है। बिल्कुल सही कहा। और जो इनोवेशंस के बाद जब मैं इंस्ट्रूमेंट्स और मेजरमेंट टूल्स पर आता हूं तो ये पता चलता है कि हमारी आगे की पूरी तरक्की चीजों को एक्यूरेटली नापने पर टिकी थी। जैसे जीएम डॉब्सन का यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, उन्होंने एटमॉस्फेयर में ओजोन की लेयर को मेजर करना सिखाया। और आज तक ओजोन की मोटाई डॉब्सन यूनिट में ही नापी जाती है। या फिर पेट्रेच बोएनारो और वाटरमैन का फाउंटेन पेन देखो। ये कोई नॉर्मल पेन नहीं था जो इंक में डुबा कर लिखा जाए। ये कैपिलैरिटी यानी केशिकत्व के प्रिंसिपल पर काम करता था। हल्का सा कट और नैरो ट्यूब जिसमें लिक्विड ग्रेविटी के अगेंस्ट खुद ब खुद ऊपर चढ़ता है। पर मेजरमेंट की हिस्ट्री में अगर तुम मुझे किसी एक चीज को सबसे माइंड ब्लोइंग कहने को कहो तो वो है यांग हेंग का साइस्मोमीटर। तुमने इसका साल देखा है इस डॉक्यूमेंट में? नहीं, क्या साल लिखा है? 132 एडी, 1800 साल से भी ज्यादा पहले इन्होंने एक भूकंप मापी यंत्र बनाया। 132 एडी में? क्या बात कर रहे हो, ये कैसे पॉसिबल है? एक बड़ा सा कांसे का बर्तन था, उसके अंदर एक पेंडुलम लटका हुआ था। जब भी जमीन में कोई हल्की सी भी भूकंप की वेव आती, वो पेंडुलम हिलता था। उसके हिलने से एक मैकेनिज्म ट्रिगर होता था और बाहर बने हुए एक ड्रैगन के मुंह से एक छोटी सी धातु की गेंद ठीक नीचे बैठे एक मेंढक के मुंह में गिरती थी। ये सच में अनबिलीवेबल है। जिस दिशा के ड्रैगन से गेंद गिरती, पता चल जाता था कि भूकंप किस डायरेक्शन से आ रहा है। हमें लगता है हम आज ही एडवांस्ड है। 132 एडी में ऐसी इंजीनियरिंग थी और आज हम विलिस कैरियर की 1902 की इन्वेंशन यानी एयर कंडीशनर को बेसिक नेसेसिटी मानते हैं। उसने टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी को मेजर करके कंट्रोल करना सिखाया। पर अब यहां से एक बहुत बड़ा जंप आता है। मैकेनिकल युग से निकलकर जब हम डायरेक्टली डिजिटल दुनिया में आते हैं। हाँ, चार्ल्स बैबेज कबेज का मैकेनिकल कंप्यूटर जो सिर्फ गियर्स और पहिए घुमाकर कैलकुलेशंस करता था। पर उसके बाद एक ऐसी चीज आई जिसने पूरे दुनिया का हार्डवेयर बदल दिया। 1948 में ट्रांजिस्टर का आविष्कार। ये फैक्ट कंप्लीटली अनडिनायबल है कि इसने सब कुछ बदल दिया। अगर मैं इसको सिंपल शब्दों में रखूं, इस ट्रांजिस्टर के बिना न इंटरनेट होता और न आज का एआई। जॉन बार्डीन, विलियम शॉकली और वॉल्टर ब्रेटन ने जब ट्रांजिस्टर बनाया तो उसने इतिहास को 2 हिस्सों में बांट दिया। उससे पहले वैक्यूम ट्यूब्स यूज होते थे जो बहुत बड़े होते थे और बहुत ज्यादा गर्मी पैदा करते थे ना। हाँ, और बार बार जल जाते थे। ट्रांजिस्टर्स ने सेमीकंडक्टर मटेरियल्स का यूज किया। इसमें कोई मूविंग पार्ट नहीं था, कोई वैक्यूम ग्लास ट्यूब नहीं थी। ये सिर्फ इलेक्ट्रॉन फ्लो को कंट्रोल करता था बिना हीट के। ये छोटा था, सस्ता था और रिलायबल था। और इसी ट्रांजिस्टर की टेक्नोलॉजी पर टिम बर्नर्स-ली ने वर्ल्ड वाइड वेब का आर्किटेक्चर बनाया। और वहीं से डेटा की इतनी प्रोसेसिंग पावर आई कि आज राज रेड्डी जैसे एक्सपर्ट्स लार्ज स्केल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर काम कर पा रहे हैं। एआई जो सिर्फ कैलकुलेट नहीं करता बल्कि पुराने डेटा से खुद सीखता है। डेटा और पैटर्न्स, यही तो इस मास्टर ब्लूप्रिंट का फाइनल हिस्सा है। ऐसे रैपिड फायर कनेक्शंस जो लगातार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं,
क्योंकि इन्होंने हमारी डेली लाइफ और शहरों को शेप किया है। जरा इस लिस्ट पर नजर डालो। देखते हैं, चलो। टाइपराइटर बनाया क्रिस्टोफर लेथम शोल्स ने 1868 में। उन्होंने कीबोर्ड का लेआउट QWERTY इसलिए बनाया ताकि टाइप करते वक्त टाइपराइटर के मैकेनिकल तार आपस में ना उलझें। सिलाई मशीन बनाई एलियास हावे ने 1846 में। और इलेक्ट्रिक बैटरी बनाई एलेसेंड्रो वोल्टा ने 1800 में। इन्होंने अलग अलग मेटल्स और खारे पानी का यूज करके एक कंटिन्यूअस करंट बनाया था जो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी से बिल्कुल अलग था। जॉन बॉयड डनलॉप ने 1888 में, जिन्होंने टायर में हवा भरकर रास्ते के झटकों को एब्जॉर्ब करना सिखाया। और अगर तुम उन आविष्कारों को देखो जिन्होंने मॉडर्न आर्किटेक्चर का ब्लूप्रिंट तैयार किया, एलिवेटर बनाया एलिशा जी ओटिस ने 1852 में। पर यहाँ एक कैच है जो एग्जाम पेपर सेट करने वालों का फेवरेट है। क्या कैच इसमें? ओटिस ने एलिवेटर यानी लिफ्ट का आविष्कार नहीं किया था, उन्होंने उसके सेफ ब्रेक का आविष्कार किया था। एक ऐसा मैकेनिज्म जिसमें अगर लिफ्ट को खींचने वाली रस्सी अचानक टूट जाए तो स्प्रिंग के दबाव से गियर्स अपने आप साइड की रेल में फंस जाते थे। वाह, मतलब सेफ्टी सबसे पहले। अगर ये मैकेनिज्म ना होता तो आज हमें एक भी आसमान छूती हुई बिल्डिंग नहीं दिखती, कोई स्काईस्क्रेपर नहीं होता। और उन स्काईस्क्रेपर्स को खड़ा करने के लिए जोसेफ एस्पिडन का बनाया हुआ पोर्टलैंड सीमेंट काम आया, स्टीम बोट जो रॉबर्ट फुल्टन ने 1786 में बनाई, रेफ्रिजरेटर जिसे विलियम कलन और बाद में जेम्स हैरिसन ने प्रैक्टिकल रूप दिया। ये वेपरेशन यानी वाष्पीकरण से ठंडक पैदा करने की साइंस थी, जिससे खाना लंबा चलने लगा। और बॉडी के अंदर का मैकेनिज्म समझने वाले विलियम हार्वे, जिन्होंने 1628 में ये क्लियरली प्रूव किया था कि दिल एक मैकेनिकल पंप की तरह काम करता है और ब्लड को पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है। जब हम इस पूरे ब्लूप्रिंट को एक साथ देखते हैं तो पहिए से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक का सफर सिर्फ सिलेबस का हिस्सा नहीं रह जाता। ये दिखाता है कि जरूरत के वक्त इंसान का दिमाग किस तरह से लॉजिक और साइंस का इस्तेमाल करता है। एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस आइसोलेटेड फैक्ट्स नहीं होते हैं ना? बिल्कुल नहीं, वो कॉज़ैलिटी पर बेस्ड होते हैं। क्या प्रॉब्लम थी और उसका सल्यूशन किसने और कैसे ढूंढा। जब तुम उस कैसे को समझ लेते हो तो फिर कोई भी सवाल तुम्हें आउट ऑफ सिलेबस नहीं लगेगा। ये इन्वेस्टिगेशन सच में आंखें खोल देने वाली थी। हमने ट्रांसपोर्ट के शुरुआती फ्रिक्शन को ओवरकम करने से लेकर कम्युनिकेशन के हवा में उड़ते सिग्नल्स तक डिकोड किया, और डिफेंस के खतरों से लेकर मेडिकल साइंस की छोटी छोटी प्रिसिजन तक सब कुछ समझा। ये डेटा, ये 15,000 प्रश्नों का सार असल में हमारी हिस्ट्री का सबसे डिटेल्ड टेक्निकल ब्लूप्रिंट है। बिल्कुल। और इस डॉक्यूमेंट को अभी यहाँ रैप अप करने से पहले इस पूरे एनालिसिस के बेस पर मैं एक बहुत बड़ा सवाल छोड़कर जाना चाहती हूँ। बताइए। एक बार सोचो, अगर 1948 में बने एक छोटे से ट्रांजिस्टर ने लगभग 75 सालों में हमें इंटरनेट और एआई के दौर में लाकर खड़ा कर दिया है, तो ठीक इस वक्त दुनिया की किसी लैब में ऐसा कौन सा आविष्कार बन रहा है जो कंप्लीटली अंडर द रेडार है, पर वो 2050 के एग्जाम्स का सबसे बड़ा हिस्ट्री ऑल्टरिंग सवाल बनने वाला है। ये सच में सोचने वाली बात है। क्या वो डायरेक्टली हमारे डीएनए से जुड़ा होगा या स्पेस ट्रैवल से? इस बारे में सभी को जरूर सोचना चाहिए। यदि हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।